नमस्ते एवरीवन। चलिए आज बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल की। अब हम शेड्यूल के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले ये भी जान लें कि शेड्यूल होता क्या है। शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ही पार्ट्स होते हैं। ये हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस के बारे में। और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 12 शेड्यूल्स हैं। तो अब बात करते हैं कि शेड्यूल 7 क्या बताता है। शेड्यूल 7 says that the legislative powers are divided between center and state। यानी 7th शेड्यूल हमें बताता है कि इंडिया के अंदर सेंटर और स्टेट के बीच में पावर्स डिवाइडेड हैं और इसके अंदर हमें 3 तरह की लिस्ट दे रखी हैं। चलिए जानते हैं कौन कौन सी। फर्स्ट यूनियन लिस्ट, सेकंड कॉन्करेंट लिस्ट एंड थर्ड स्टेट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट के अंदर मोस्टली वो मैटर्स आते हैं जो पूरी कंट्री को अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेलवेज, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, कम्युनिकेशन, करेंसी, ये सारी चीज़ें। यूनियन गवर्नमेंट हैज़ एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन ओवर द सब्जेक्ट ऑफ यूनियन लिस्ट। यानी जो यूनियन गवर्नमेंट है उसके पास फुल पावर है कि वो यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉज बनाए। तो हमारा जो पार्लियामेंट है वो यूनियन लिस्ट के ऊपर लॉज बना सकता है। फिर आता है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर सेंटर और स्टेट दोनों ही लॉज बना सकते हैं। इसके अंदर आते हैं एजुकेशन, फॉरेस्ट, सक्सेशन एसेट्रा। अब इसके अंदर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों लॉ तो बना सकते हैं, लेकिन सोचो अगर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों ने सेम टॉपिक के ऊपर डिफरेंट लॉज बना दिए तो अब किसका लॉ माना जाएगा, स्टेट का या यूनियन का? ऑब्वियसली यूनियन का, ताकि स्टेट और यूनियन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो। अगर स्टेट ने किसी मैटर के ऊपर कानून बनाया और यूनियन ने भी कानून बनाया, लेकिन जो कानून यूनियन ने बनाया है वो ही इम्प्लीमेंट होगा, स्टेट का कानून इम्प्लीमेंट नहीं होगा। अब बात करते हैं स्टेट लिस्ट की। स्टेट लिस्ट के अंदर वो सारे सब्जेक्ट्स आते हैं जिन पर स्टेट कानून बना सकता है, यानी वो सारे सब्जेक्ट जिन पर स्टेट्स लॉ बना सकते हैं वही आते हैं स्टेट लिस्ट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल लॉ एंड ऑर्डर, एग्रीकल्चर एसेट्रा। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशंस हैं कि पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स के ऊपर भी कानून बना सकती है। और ऐसा इसलिए किया जा सकता है क्योंकि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडिंग फादर्स ने ये सोचा कि स्टेट्स ज़्यादा पावरफुल नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर स्टेट्स ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे तो वो हमेशा अपनी एक न्यू कंट्री बनाने की कोशिश करेंगे जो हमारी यूनिटी को हिंडर कर सकता है। क्योंकि अगर हम हिस्ट्री को अच्छे से देखें तो हम क्या देखते हैं, जब तक कोई रूलर बहुत ज़्यादा पावरफुल है तब तक वो किंगडम स्टेबल रहता है, लेकिन जैसे ही रूलर की डेथ हो जाती है और कोई भी स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं बचता तो वो सारा का सारा किंगडम छोटे छोटे टुकड़ों में फ्रेगमेंट हो जाता है, बिखर जाता है, टूट जाता है। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे प्रोविजंस दिए गए हैं कि अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे भी तो भी वो हमारे कंट्री से अलग नहीं हो पाए। चलिए देखते हैं वो 5 एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशंस कौन कौन सी हैं। कंडीशंस इंक्लूडेड हैं अंडर आर्टिकल 249, अंडर आर्टिकल 250, अंडर आर्टिकल 252, अंडर आर्टिकल 253 एंड अंडर आर्टिकल 356। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 249 की। तो आर्टिकल 249 ये बोलता है कि अगर राज्यसभा को लगे कि कोई स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट नेशनल इंटरेस्ट के अंदर है तो वो उसके ऊपर कानून बना सकती है, और वो कानून तभी बना सकती है जब वो राज्यसभा के अंदर रिजोल्यूशन पास करी जो 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग द्वारा पास हो। प्रेजेंट एंड वोटिंग यानी वोटिंग के टाइम पर जितने भी मेंबर प्रेजेंट हैं उनमें से 2/3 मेंबर्स उस रिजोल्यूशन को पास करने चाहिए। और अगर राज्यसभा में ये रिजोल्यूशन पास हो जाता है तो उस पर्टिकुलर स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर राज्यसभा का कंट्रोल आ जाएगा फॉर 1 ईयर, यानी एक बार में 1 साल के लिए राज्यसभा उस सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बना सकती है। और अगर 1 साल हो गया और फिर भी राज्यसभा को उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर सेंटर का कंट्रोल चाहिए, राज्यसभा को कंट्रोल करना है, तो वापस से राज्यसभा को सेम रिजोल्यूशन पास करना होगा विथ 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, नहीं तो ऑटोमेटिकली वो स्टेट लिस्ट का पार्ट हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं आर्टिकल 250 की। ये कहता है कि अगर इंडिया के अंदर नेशनल इमरजेंसी लग जाए तो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों फंक्शन करते रहेंगे, लेकिन जो स्टेट लिस्ट है वो कॉन्करेंट लिस्ट की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगी, जिसके अंदर दोनों पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों लॉज बना सकते हैं। लेकिन अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा
तो जो लॉज पार्लियामेंट बनाएगी वो ही प्रिवेल करेंगे, यानी वो ही इम्प्लीमेंट होंगे। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नेशनल इमरजेंसी का प्रोविज़न किस आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 352। तो आर्टिकल 250 ये कहता है कि अगर इंडिया के अंदर नेशनल इमरजेंसी लगेगी तो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर विल कंटिन्यू टू फंक्शन, बट स्टेट लिस्ट विल बिकम लाइक अ कॉन्करेंट लिस्ट। नेक्स्ट है आर्टिकल 252। ये कहता है कि अगर दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स किसी भी पर्टिकुलर स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट को पार्लियामेंट को सौंप दें, यानी ये कह दें कि अब से ये जो पर्टिकुलर स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है यह पार्लियामेंट के जुरिस्डिक्शन में आएगा और पार्लियामेंट इसे कंट्रोल करेगी, तो वो पार्लियामेंट के कंट्रोल में चला जाएगा इनडिफाइनाइट पीरियड तक। यानी जब तक पार्लियामेंट चाहे तब तक पार्लियामेंट उन स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर लॉज बना सकती है उन पर्टिकुलर स्टेट्स के लिए। सभी स्टेट्स के लिए नहीं बनाएगी, सिर्फ उन्हीं स्टेट्स के लिए बनाएगी जिन्होंने ये रिजोल्यूशन पास किया होगा। स्टेट लिस्ट के अंदर आता है एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट। सो फॉर एग्जांपल राजस्थान और गुजरात ने रिजोल्यूशन पास कर दिया कि अब से उनका एग्रीकल्चर रिलेटेड मैटर पार्लियामेंट संभालेगी, तो अब से पार्लियामेंट ही राजस्थान और गुजरात के एग्रीकल्चर रिलेटेड इश्यूज़ को संभालेगी इनडिफाइनाइट पीरियड तक, यानी जब तक पार्लियामेंट चाहे तब तक वो ऐसा कर सकती है। अब आता है आर्टिकल 253। इसमें बताया गया है कि अगर इंडिया किसी भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट पर साइन करता है तो उस इंटरनेशनल एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट कराने के लिए अगर पार्लियामेंट को किसी स्टेट लिस्ट को अपने अंडर में लेना पड़ता है तो वो उस स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट को अपने अंडर में ले सकता है। फॉर एग्जांपल इंडियन गवर्नमेंट ने एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइन किया है फॉर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। अब उस एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के एग्रीमेंट को इंडिया में इम्प्लीमेंट करवाने के लिए पार्लियामेंट को कोई भी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट को अपने कंट्रोल में लेना पड़ता है। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, अगर उस एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट कराने के लिए पार्लियामेंट को एग्रीकल्चर को अपने अंडर में लेना पड़ता है क्योंकि एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट का पार्ट है, लेकिन अगर पार्लियामेंट को एग्रीकल्चर अपने अंडर में लेना पड़ता है तो पार्लियामेंट ऐसा कर सकता है क्योंकि वहाँ पर इंडिया की मॉरल ड्यूटी है उस इंटरनेशनल एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करना। चलिए अब बात करते हैं आर्टिकल 356 की। तो आर्टिकल 356 के अंदर प्रेसिडेंट या तो स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है या स्टेट इमरजेंसी लगा सकता है, लेकिन ऐसा होगा कब? ऐसा तब होगा जब स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करेगी और कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को फॉलो नहीं करेगी, जिसकी वजह से या तो स्टेट एग्जीक्यूटिव को डिसमिस कर दिया जाएगा या स्टेट लेजिस्लेचर को या तो सस्पेंड कर देंगे या डिसॉल्व कर देंगे। स्टेट लेजिस्लेचर को डिसॉल्व करने का मतलब है यानी अब इलेक्शन वापस से कंडक्ट होगा। ये तो हो गई डिसॉल्व की बात। अब सस्पेंशन में क्या होता है? अगर स्टेट लेजिस्लेचर को सस्पेंड कर देते हैं इसका मतलब है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की इलेक्शन के बाद मेजोरिटी नहीं आई है और कोई भी गवर्नमेंट बना नहीं पा रहा है, तो लेजिस्लेचर को कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर देते हैं ताकि पॉलिटिकल पार्टीज़ आपस में डिस्कशन कर सकें और कोलिएशन करके गवर्नमेंट बना सकें। अब हम सस्पेंड इसलिए करते हैं ताकि हमें वापस से इलेक्शन नहीं करवाना पड़े, क्योंकि इलेक्शन करवाने में काफ़ी ज़्यादा खर्चा जाता है और इलेक्शन के तुरंत बाद वापस से इलेक्शन नहीं करवा सकते। इसलिए हम स्टेट लेजिस्लेचर को सस्पेंड कर देते हैं ताकि वो गवर्नमेंट बना सकें। तो जब तक स्टेट लेजिस्लेचर या तो सस्पेंड है या डिसॉल्व है तब तक कोई तो स्टेट को रूल करेगा ना, तो तब तक क्या होता है? तब तक स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट रूल करता है विद द हेल्प ऑफ गवर्नर और पार्लियामेंट स्टेट के लिए लॉज बना सकती है। पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन द सब्जेक्ट्स गिवन अंडर स्टेट लिस्ट। सो ये था हमारा 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।